सो गाइस, इस वीडियो में हम कवर करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट 1 यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो गाइस, अब मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। अब पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि इसमें जो हीलियम का मॉलिक्यूल है वो क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब सिंगली क्यों एग्जिस्ट करता है हीलियम। तो हमें इसमें सिंपली क्या रीजनिंग देनी है कि पहले इसका डायग्राम बना देना है MOT वाला, ठीक है। फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है NB - NA डिवाइडेड बाई 2। H2 का तो आ रहा है 1 और He2 का आ रहा है 0। इट मीन्स ये अनस्टेबल होगा। वही रीजनिंग हमें यहाँ पे दे देनी है, सिंपल। फिर दो मतलब 2px और 2py को मिला के कौन सा ऑर्बिटल, मतलब कौन से ऑर्बिटल्स बनेंगे वो हमने दे दिया कि एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग बनने वाला है। फिर अगले में क्या कहा था क्वेश्चन में कि जो हमारा H2 है ना, उसका हमने बनाना था स्ट्रक्चर। सो अब ये इसका देखो क्या है, ये शेप आ रही है इसकी पिरामिडल, और जो हमारी मतलब जो ज्योमेट्री है वो पिरामिडल आएगी, बट जो शेप है वो बेंट आएगी, बिकॉज ये दोनों तो लोन पेयर हैं, ये दिखाई नहीं देंगे। तो ये ऐसा सा स्ट्रक्चर आने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर ऑफ NH3, ठीक है। अब NH3 का तो देखो हमने यहाँ पे लिख लिया है कि इसका क्या रहता है, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं, कैसे कैसे शेयरिंग होगी। फिर इसका ये स्ट्रक्चर आ गया, ये तो सिंपल है, बेसिक चीज़ है, ठीक है। फिर हाइब्रिडाइजेशन बस इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हमने कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, MOT हमें मतलब MOT के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि ये बॉन्ड ऑर्डर जो हमें ये दे रखा है इसको कैसे सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे ऑर्बिटल्स के नाम नहीं लिखे हैं आई थिंक, बट चलो कोई बात नहीं, वो आप देख लेना बुक में एक बार, ठीक है। अभी के लिए मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि हमने पहले निकाली है बॉन्ड ऑर्डर, हमने बनाया है, मतलब डायग्राम बनाना है, ठीक है। फिर क्या करा है, इसका सबका बॉन्ड ऑर्डर निकाला है, O2 का, O2 पॉजिटिव का, O2 नेगेटिव का, सबका, ठीक है। अब जैसा जैसा बॉन्ड ऑर्डर था वैसे वैसे ऑर्डर में हमने इसको अरेंज कर दिया। लाइक हमारे पास O2 का 2 था, फिर आया 2.5, 1.5 एंड 1। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। देखो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर किसका आ रहा है, 2.5 आ रहा है O2 पॉजिटिव का, तो इसका मैक्सिमम है। और मिनिमम किसका आ रहा है, O2 2 नेगेटिव का। तो हम उसी के अकॉर्डिंग इसको लिख दिया, और फिर नीचे लिख दिया कि हाँ देयरफॉर ये वाला ऑर्डर इज़ सपोर्टेड बाय MOT, ठीक है। फिर है स्टेबिलिटी ऑफ NO पॉजिटिव एंड NO नेगेटिव, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि जब हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन वाला स्ट्रक्चर होता है, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन वाली किसी भी मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का हमें स्ट्रक्चर बनाना होता है, डायग्राम बनाना होता है, तो हम इस टाइप से लिखते हैं, मतलब इस टाइप से लिखते हैं। ये मैं जस्ट ना आइडिया के लिए लिख दे रही हूँ कि इस टाइप से हमारा जो है हम p ऑर्बिटल के लिए बनाते हैं डायग्राम। बट अगर 15 मतलब 14 अबव है या 15 है, 16 है, इतने इलेक्ट्रॉन वाले अगर हमारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हमने करना है तो हम क्या करेंगे, ये वाली मतलब इस टाइप से हमारा जो है डायग्राम बनेगा। जैसे यहाँ पे देखो, जब NO2 था, मतलब NO था, तब हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन थे, तब हमने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, इस टाइप से लिखा, ठीक है। बट इन केस ऑफ NO पॉजिटिव क्या हो रहा है, ये 14 इलेक्ट्रॉन वाला स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन जो हमने ये किया है, 14 इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा सा डायग्राम बनता है, वो यहाँ पे बनेगा, नीचे अलग से बना रखा है मैंने, ये देखो, ठीक है, ये होगा। और बाकी NO और NO नेगेटिव के लिए हम इसी से निकाल लेंगे, इसका जो भी हमें निकालना है ना कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसको ऐसे लिख लेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट भी जो है ट्रू आ रही है, मतलब जो हमें ऑर्डर निकालना था वो हमने निकाल लिया, ठीक है। फिर MOT फॉर CN मॉलिक्यूल निकालने का क्वेश्चन था। इसमें सिंपली देखो क्या है, अब देखो जैसे हमने यहाँ करा है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, फिर इसमें बस यही करने को बोला है, और तो कुछ स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालने को बोला होगा आई थिंक, ठीक है। तो हमने लास्ट में बना के स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी का ऑर्डर बना दिया है कि ये ऐसे ऐसे करके CN नेगेटिव सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और CN पॉजिटिव सबसे कम स्टेबल होगा, ठीक है। फिर पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी, तो वेस्पर थ्योरी कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वैलेंस शेल में वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि वो क्या है नेगेटिवली चार्ज हैं और सेम चार्ज हैं, तो फिर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। फिर मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी कि जो उनमें रिपल्शन होगा उसको कम करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो मैक्सिमम दूरी पे रहना पसंद करेंगे, ठीक है। मतलब वो अपने आप को ऐसे ज्योमेट्री में लाएंगे कि उनमें जो है मैक्सिमम एंगल प्रेजेंट हो,
तो ये क्या करेगा, उनको ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। फिर क्या है, ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन। अब इसमें सिंपली बोला है कि हाँ शेप और जो ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की वो किस पे डिपेंड करेगी, उसमें जितने भी नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे उस पर डिपेंड करेगी। फिर रिपल्शन स्ट्रेंथ क्या होती है, अब लोन पेयर सबसे ज़्यादा मतलब एक दूसरे से रिपेल करेंगे, सबसे ज़्यादा दूर रहेंगे तो बॉन्ड एंगल इसमें ज़्यादा होगा। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर में सबसे कम एंगल होगा। अब क्या करना है, स्ट्रक्चर डिस्कस करना है NH3 का, SF4 का और ClF3 का ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी में हमने सिंपली अपनी कॉन्फ़िगरेशन लिख ली और फिर उसके अकॉर्डिंग डाल के मतलब पेयरिंग वगैरह करा के सिंपल अपना जो NH3 का इतना तो लर्न ही होगा आपको वैसे जहाँ तक है, ठीक है। अब क्या था, ज्योमेट्री इसकी आई पिरामिडल, शेप आई पिरामिडल, ठीक है। फिर SF4 का हमने करा है, जो है 4 ये फ्लोरीन लग जाएंगे लास्ट वाले आउटर शेल में मतलब, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आएगा, सल्फ़र का ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, जो है ये है ना, ये ध्यान से देखने वाली बात है कि हम इसको जो हमारा लोन पेयर है इसको प्लेन में रखेंगे, मतलब ऐसे लगाएंगे, क्योंकि इनमें मैक्सिमम डिस्टेंस, इसमें मैक्सिमम एंगल कवर हो रहा है, इसमें आ रहा है 120 डिग्री का एंगल, ठीक है। बट अगर हम इसको लेते हैं ऐसे यहाँ लगा देते हैं अगर हम लोन पेयर को गलती से, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इनमें मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं आ रहा है, इन दोनों में 90 डिग्री का डिस्टेंस है, मतलब एंगल है, सॉरी, ठीक है। बट इसमें 120 डिग्री का एंगल आ रहा है, तो हमें किस पे लगाना है, जिसमें मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा हो लोन पेयर, ठीक है। ऐसे करके हमारी बन जाएगी, इसका SF4 का स्ट्रक्चर बन जाएगा। देन ClF3 का स्ट्रक्चर, ये भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे देखो दोनों लोन पेयर क्या कर रहे हैं, ये प्लेन में लगे हैं, ये वाला प्लेन, ठीक है। अब बस इनका देख लेते हैं कि क्या है, बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आ रही है और टी शेप्ड इसकी है, ठीक है। अब फिर है बाय रिपल्शन इन लोन पेयर बॉन्ड पेयर ऐसा करके है। अब इसमें आप थ्योरी देख लेना, इसमें कुछ है नहीं, मतलब वही बात है कि हाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मतलब अनशेयर्ड होंगे तो वो ज़्यादा स्प्रेड करेंगे, ठीक है। और अगर बॉन्डेड होंगे तो फिर क्या होगा, शेयरिंग हो जाएगी दो न्यूक्लियस में, तो उनमें जो है रिपल्शन थोड़ा कम हो जाएगा, यही है, ठीक है। फिर लिमिटेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी, ये भी वैसे थ्योरी पार्ट ही है, इसको अगर रीड करना है तो रीड कर सकते हैं, अदरवाइज समझना है तो समझ ही लेते हैं। फिर क्या है, ये ट्रांजिशन मेटल यानी डी ऑर्बिट जो हमारा बीच में जो क्या कहते हैं उसको, डी ऑर्बिटल वाले होते हैं कंपाउंड्स, मतलब जिनमें डी ट्रांजिशन होता है, उनको नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था, ठीक है। फिर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी एग्जैक्टली नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहा था। फिर क्या है नेक्स्ट, ये डिटेल नहीं दे रहा था मैग्नेटिक, और इसमें मेन एक तो यही वाला इंपॉर्टेंट है कि देखो एक तो इसमें डिस्टॉर्शन नहीं एक्सप्लेन कर पाया ये, ठीक है। और मतलब फेल किस में कर रहा था, ऑड इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। फिर हमारे पास है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ ClF3, वो तो सेम यही चीज़ है जो हमने यहाँ पे करा ना, ClF3 का स्ट्रक्चर डिस्कस करना था, वो यही कर लिया हमने, ठीक है। SF4 यूजिंग वेस्पर थ्योरी, ये हो गया अपना क्वेश्चन। फिर क्या, डिस्कस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा डेप्थ वाला है, इसको तो आप देखना होगा तो देख लेना, ऐसा इतना इस पर टाइम देने का इम्पोर्टेंट लगता नहीं है, क्योंकि इसमें लर्न करना इसको मुश्किल होगा, है ना। तो हमें तो अभी मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्कोर करना है ना, तो हम उसी को करेंगे जो ज़्यादा मतलब जिसके आने के चांसेस भी ज़्यादा हों और लर्न करना भी ईजी, ठीक है। फिर अब हमने इसमें क्या करा है नेक्स्ट में, ठीक है। अब इसका बी वाले का आंसर है, अगर रीड करना है तो रीड कर सकते हैं, बट आप लोग कर लेना, अगर आपको करना होगा तो पॉज करके यू कैन रीड, ठीक है। इसमें ऐसे समझाने वाला कुछ है नहीं, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। फिर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स का मतलब जो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग बनते हैं उसमें क्या अगर डिफरेंस आता है तो कैसे दिखाना है, बॉन्डिंग में क्या कर देना, कंस्ट्रक्टिव होते हैं, आप डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकी इंक्रीज मतलब ज़्यादा होती है बिटवीन न्यूक्लियस, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देख लो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, ये न्यूक्लियस है, इनके बीच में ज़्यादा है मतलब, बट हम अगर एंटी बॉन्डिंग में देखें तो यहाँ पे क्या है, इतनी ज़्यादा डेंसिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। और फिर हमने नीचे इनकी इक्वेशन दे रखी है, वो भी देख सकते हैं कि देखो प्लस का साइन लगा मतलब कंस्ट्रक्टिव है, हाँ डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। लोअर एनर्जी होती है इनकी बॉन्डिंग वालों की, एटॉमिक ऑर्बिटल से कम एनर्जी होती है बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स की। ऐसा क्यों है, मेन बात ये कि ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो वो बॉन्ड बना ही स्टेबलाइज होने के लिए रहा है, तो जब मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा
तो उसकी ऑब्वियस सी बात है जो एनर्जी है वो कम होगी, असली वाले जो पहले थे वो एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी, ठीक है। और फिर एंटी बॉन्डिंग में इसका उल्टा ही होता है, हर चीज़ उल्टी है, एक चीज़ लर्न होगी मतलब साथ दोनों लर्न होगी, ठीक है। देन वी हैव टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ये तो छोटी क्लासेस में 11th-12th में करते हैं, वही चीज़ है, पाई में और सिग्मा में क्या आ रहा है इसको रीड कर सकते हैं। देन फिर प्लेन ऑफ नोडल, ये देखो, ठीक है, इसमें जैसे यहाँ पे है ना, यहीं से समझा देती हूँ मैं कि जैसे नोडल प्लेन जो है ना, ये वाला जो प्लेन है ऐसे ऐसे करके जो बनेगा वो क्या होगा, हमारा नोडल प्लेन, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल ज़ीरो होगी, ठीक है। इस प्लेन में जो ऐसे ऐसे प्लेन होगा उसमें इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है, नोडल प्लेन, बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। फिर क्या है हमारे पास मोटी हमें किसकी बनानी है, इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड की। ये वाला सबसे कॉम्प्लेक्स डायग्राम है जो अपने बुक में है, ये वाला सबसे कॉम्प्लेक्स है। इसमें देखो जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का जो p ऑर्बिटल है और जो कार्बन का s ऑर्बिटल है, इसको बराबर पे दिखाना है। इसमें थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस करने से आएगा, फिर हमें बॉन्ड ऑर्डर ऐसे करके दिखा देना है। ये सिंपल है, ज़्यादा कोई वो नहीं है, बस इसमें वो याद रखना है आपको कि कैसे मतलब इसका कैसे कैसे बनाते हैं इन्हें, मतलब जो हम एनर्जी जिस हिसाब से लिखते हैं ना, जैसे कि पहले सिग्मा 2s होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा, ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो हमारा डायग्राम है ना, इसमें कन्फ्यूज़न है, बट आ जाएगा, इतना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके पीछे का लॉजिक ना थोड़ा तभी समझ आएगा जब हम इसको बनाएंगे एक दो बार, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना था एक्स वाई मॉलिक्यूल का, डाइपोल जिसका ये है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये निकालना आ सकता है। इसमें एक टाइप के क्वेश्चन और है जिसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और क्या था, 16 का ए माइनस का ई प्लस 3.5 का ए माइनस का बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हम इसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इस वाले में क्या है, नेक्स्ट ये वाला है, बट ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बता देती हूँ एक बारी। देखो जैसे कि हमें क्या दे रखा था, हमें क्या दिया है, बॉन्ड का डिस्टेंस दिया है और क्या दिया, डायपोल मोमेंट दिया है, ठीक है। अब डायपोल मोमेंट हमें जो दिया है ना इन्होंने, हमें इस डायपोल मोमेंट मतलब जो इन्होंने ये दिया ना डिस्टेंस, उससे हमें डायपोल मोमेंट निकालना है असली वाला, और फिर जो गिवन है, ठीक है, और जो ऑब्जर्व, अब ये वाले फॉर्मूले में सीधा डाल देना है और हमारे पास परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, ओके ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें इसका दिया है आर बी पॉजिटिव और इसका सिंपली देखो आयनिक रेडिया दिया हुआ है, आर बी पॉजिटिव का ये, बी आर नेगेटिव का ये, और आई नेगेटिव का ये, ठीक है। अब क्या करना है, बस आर बी आर के लिए क्या करना है, आर प्लस अपॉन आर नेगेटिव, वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ डाल दी हमने, सिंपल आ गई 0.754, ठीक है। ये किसके बीच में है, 0.732 और 1 के बीच में। तो इसमें जो हमने पहले जो टेबल है ना उसमें करा, जैसे देखो नीचे लिखा ही हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाली रेंज है, इसमें ये टेबल लर्न कर लेना हो सके तो, क्योंकि इसमें से हमें बहुत आसानी होगी अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो सॉल्व करने में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इस रेंज में आ रहा है, यहाँ पे 8 आ गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, और ये यहाँ पे जो भी शेप बनने वाली वो, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। तो जो हमारा ये है आर पी आर, ये क्यूबिक इसकी जो है हमारे स्ट्रक्चर ये क्यूबिक होने वाला है, आर पी आई जो है ये ऑक्टाहेड्रल होने वाला है, क्योंकि इसका 6 आ जा रहा है, ये सेम चीज़ लगा के, ये ध्यान से लगाना है जब इसमें वैल्यू डालनी है ना तो। हाउ डज सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स डिपेंड ऑन लेटिस एनर्जी। अब ये तो बहुत मतलब इजी सा ही क्वेश्चन है, इतना कोई मुश्किल नहीं। अब देखो इतना हमने करा है ना कि जब लेटिस एनर्जी से ज़्यादा सॉल्यूशन एनर्जी होती है तब ही कोई जो आयनिक सॉलिड है वो उस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा, ठीक है। मतलब जब भी हम किसी चीज़ में डालते हैं, जो चीज़ें कोई भी एक आपस में मिक्स हो जाती हैं, तो उसमें देखना कि क्या होगा, जो लेटिस एनर्जी है ना वो क्या होगी, सॉल्वेशन एनर्जी से कम होगी, तभी ऐसा होगा कि वो मतलब सॉल्व हो जाएगा जो हमने सॉल्यूट डाला है। सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, जो भी आयनिक सॉलिड हमारा था, ठीक है। फिर क्या है, कंडीशन फॉर फॉर्मिंग एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग के लिए कंडीशंस, ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत बारी जो हमने पिछले सेमेस्टर में भी था इसका एच बॉन्ड का, ठीक है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो जो दूसरा एटम है उसकी हाई होनी चाहिए, ठीक है। स्मॉल साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, और इसमें किन के साथ मेजरली फॉर्म होता है, ये
N फ्लोरीन और अपना ऑक्सीजन, ठीक है, NFO। फिर ठीक है, कीसोम फोर्सेस का था क्वेश्चन, ये भी लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है आई थिंक, ठीक है। तो इसमें क्या था कि ये कौन सी, मतलब इसके बारे में बताना था मैं शॉर्ट में। तो देखो इसमें सिंपली क्या है, डाइपोल, जो दो डाइपोल्स के बीच में जो फोर्सेस लग रही हैं उनको हम कीसोम फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी थोड़ा डेफिनेशन में अगर जाना है तो हम जा सकते हैं कि हाँ देखो, जैसे सिंपली दो डाइपोल्स हैं। अब इसमें देखो जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइड्स हैं, एंड्स हैं तो डाइपोल्स के, वो आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो बस दैट इज़ कीसोम फोर्सेस, ठीक है। ये एक टाइप ऑफ वंडरवॉल फोर्स होती है। अब यहाँ पे वंडरवॉल फोर्स का भी है कि जो हमारे देखो 3 टाइप्स इसमें अपनी बुक में दिए हुए हैं कि डाइपोल के बीच में जो लगेगी कीसोम फोर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर डाइपोल और जो एक इंड्यूस डाइपोल होगा, मतलब किसी चीज़ के, किसी और डाइपोल के इन्फ्लुएंस में आके जिसमें थोड़ा कैरेक्टर मतलब जो इंड्यूस्ड होता है, ठीक है, उस वाले, और जो एक रियल पूरा डाइपोल है उसके बीच में जो फोर्स लगेगी वो होगी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। इनके अंदर जो फोर्सेस होंगी उसका बताना है, इसको हम कहते हैं लंडन फोर्स। सो अब ये तो अपनी वंडरवॉल फोर्सेस का हो गया, डाइपोल, ठीक है। ये लंदन होगी थर्ड वाली। फिर अपना कीसोम फोर्सेस में, तो इनमें देखो कीसोम फोर्स का और लंदन फोर्स का क्या है ना, इनमें नेमिंग है अलग से, तो ये पूछ सकते हैं, लंदन फोर्स का भी पूछ सकते हैं। थर्ड वाली जो है अपनी लंदन फोर्स है। इसमें बुक में अगर थोड़ी थ्योरी देखनी है तो वो देख सकते हो आप लोग, बट इतना ही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। फिर BCC अरेंजमेंट और इसका देखो, इनमें डिफरेंस पूछा था, बट मैं इधर आगे दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो इतना ही करा है मैंने, बट आगे तो गाइस अब हम इस पे आ गए हैं पैकिंग ऑफ अनायंस पे। अब देखो जैसे हम 2D में अगर लेना, अगर इस टाइप की अरेंजमेंट होगी, ठीक है, तो उसको स्क्वायर पैकिंग बोलेंगे, और इस टाइप की होगी तो उसको हेक्सागोनल पैकिंग बोलेंगे, ठीक है। इसमें देखो मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब हमारा जो भी लेटेस्ट होता है ना, वो उसकी वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा कवर हो पाती है। इसमें 56% की वॉल्यूम हम ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं, बाकी स्पेस खाली है, ठीक है। अब उस खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं, वॉइड, ओके। अब जब हम इसको अरेंज करेंगे तो अगर हम इस टाइप से अरेंज करते हैं, जो भी हमारा लाइक ये स्क्वायर पैकिंग है ना, इसमें अगर हम एक वॉइड के ऊपर मतलब लेयर ए बी ऐसे करके लगाएं, और एक लेयर के जो भी यहाँ पे वॉइड्स पड़ रहे थे उसके ऊपर दूसरा स्क्वायर रख दें, तो हमारे इस टाइप से ऊपर से देखने में ऐसा लगेगा, और स्ट्रक्चर हमारा बनेगा क्या, इस टाइप का। इसको हम बोलते हैं BCC, जो हमारे से उस क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। और ए है, मतलब इसमें सिंपल जैसे ही था, इसी के ऊपर एज इट इज़ एक एक करके हम आगे लेयर बाय लेयर रखते जा रहे हैं, तो हमारे पास इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा जब हम उसको देखेंगे 3D में, ठीक है। पैटर्न्स ऐसे अरेंज होंगे इसमें BCC में इस टाइप से, और जो हमारा सिंपल क्यूबिक है इसमें ऐसे, ठीक है। फिर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि जो एक कंपाउंड है ना, मतलब सॉरी एक स्फीयर है ना, जैसे एक स्फीयर ये वाला ले लिया हमने, ये सेंटर वाला ले लिया, तो ये कितने और स्फीयर से जो है मतलब टच होगा, ठीक है। एक स्फीयर के अराउंड कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मतलब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 होगा, और नंबर ऑफ़ स्फीयर्स इन यूनिट सेल कितने प्रेजेंट होंगे, 2। अब उसका है ना कि जैसे इसका है 1/4, इसमें 1/4, ठीक है। ओ यहाँ पे देखो क्या है 1/4 नहीं, यहाँ पे देखो 1/8 1/8 1/8 1/8, ठीक है। मतलब ये जो है नीचे के 4 और ये वाले 4, ये 1/8 मतलब अपना जो है 1/8 पार्ट जो है इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस यूनिट सेल में। तो ऊपर वालों को मिला के हमने क्या बना लिया, हाफ, और नीचे वाले कितने बनाएंगे, हाफ प्लस हाफ 1, और जो ये बीच में सेंटर में था हमारे पास, ये तो पूरा है ये, तो कितना इसका बन गया हमारे पास नंबर ऑफ़ स्फीयर्स यूनिट सेल में 2, ठीक है। ऐसे ही इसका हमने कोऑर्डिनेशन नंबर देखा और स्फीयर प्रेजेंट इन यूनिट सेल देखा। इसका सिंपल वाले का है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और स्फीयर जितने प्रेजेंट होंगे 1 प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर अब हेक्सागोनल में अगर आ जाएँ तो इसमें अगर हम ऐसे करेंगे, जैसे हेक्सागोनल में अरेंजमेंट होगी, एक तो होगी ABA, ठीक है, उसमें इस टाइप से हम अरेंज करेंगे। फिर 3D में अगर हम बनेंगे तो इसका ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये जो है अगर आप वीडियो देखोगे ना इस पर कहीं, तो ज़्यादा बेटर आपको समझ आएगा। 3D में एक बार इसको चेक कर लेना, ठीक है। अब जब हम ABC लेयर में रखेंगे तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनेगी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी बोलते हैं,
अब इनमें देखो क्या है, एक तो कॉर्नर्स पे सारे स्फीयर्स होंगे और एक एक फेस पे होंगे, प्लस बीच में सेंटर में होंगे, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह आप देख लो, ठीक है, ऐसा से आ रहा है। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन था ये था कि BCC और CCP अरेंजमेंट का हमें बताना है कि कैसे से इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इनमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसमें हमने सब कुछ लिख दिया है कि हाँ ये स्क्वायर पैकिंग से बनता है, इसमें हेक्सागोनल पैकिंग का यूज़ होता है जब भी हम बनाते हैं इस टाइप के लैटिस को। अब देखो, अब हम आते हैं टेट्राहेड्रल साइट और ऑक्टाहेड्रल साइट पे क्या क्या होती हैं। मतलब जब हम इनको लगाते हैं ना हेक्सागोनल वालों को, तो इनमें क्या होता है ना, एक तो होता है कि जब आप तीन एटम्स के ऊपर हम जब एक और रखेंगे तो उसके बीच में जो स्पेस बनेगी ना इस टाइप की, जैसे ये एक हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, मतलब इन तीनों के ऊपर इस ये वाला रखा होगा, ठीक है। तब जो स्ट्रक्चर बनेगा ना टेट्राहेड्रल सा, उस जगह को हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल साइट, जहाँ पे हमारा अनायन आएगा, ठीक है। तो अब देखो टेट्राहेड्रल का तो हमने देख लिया ऐसे है। अब ऑक्टाहेड्रल में भी लगभग ऐसे ही है, जैसे इसमें देखो चार हमने एटम्स रखे, मतलब ऐसे। अब देखो ध्यान से, जैसे 3 हमने इस टाइप से रख दिए, ठीक है। अब उनके ऊपर अगर आप अज्यूम कर पा रहे होगे तो ये जो बीच में स्पेस आ रही है ना यहाँ पे जो बन रहा होगा वो स्पेस है ऑक्टाहेड्रल साइट हमारी, ठीक है। जब हम उसको देखेंगे तो इस टाइप का दिखाई देगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिफेक्ट्स में था कि हमें बताना है नॉन स्टोकियोमेट्रिक और स्टोकियोमेट्रिक में क्या क्या डिफरेंस वगैरह था, ठीक है। तो डिफेक्ट्स क्या होते हैं, इरेगुलरिटी होते हैं क्रिस्टल में, कहीं पे कोई डिसऑर्डर आ गया है, कोई मतलब गलत टाइप में अरेंजमेंट हो गई है, तो वो डिफेक्ट होता है लैटिस में, ठीक है। फिर है स्टोकियोमेट्रिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक में डिफरेंस। तो देखो स्टोकियोमेट्रिक वो होते हैं जिनमें लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन फॉलो होता है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक में नहीं फॉलो होता, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है और इनकी रहती है बाय चार्ज, मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर लेते हैं तो इसमें तब हो जाती है मेंटेन, ठीक है। फिर इनमें क्या होता है, जो रेशो होता है ना आयन का वो सेम रहता है हमेशा, डिफेक्ट आने से रेशो में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बट जो ये है ना इनमें चेंज आ जाता है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है, अपने पास 2 डिफेक्ट्स हैं, दोनों के दो हैं। एक यहाँ पे देखो ये स्टोकियोमेट्रिक हैं दोनों, ठीक है। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, शॉर्ट की डिफेक्ट तब आता है जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है दोनों का, ठीक है। अब जब हमारे पास लो कोऑर्डिनेशन वाले होते हैं तब जनरली फ्रैंकलिन डिफेक्ट आता है, ठीक है। अब अगर साइज़ में भी देखें हम कटाइन और एनाइन का, तो अगर सिमिलर साइज़ के होंगे तो जनरली स्कॉट आता है, और अगर फ्रैंकलिन कब आएगा जब उनमें डिफरेंस ज़्यादा होगा एनाइन और कटाइन के साइज़ में, मतलब, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस, अब इसमें रिज़ल्ट क्या होता है इसका, देखो दोनों में ही लगभग सेम रिजल्ट्स आते हैं, लाइक कंडक्शन होता है, ठीक है, होल फॉर्मेशन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, चेंज इन लेटिस एनर्जी हो जाता है। और अब यहाँ पे देखो जैसे ये है ना अपना शॉटकी वाला, इसमें ना जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और एक एक अनायन और एक कटायन क्या है यहाँ से मिसिंग होगा, ठीक है। दोनों बराबर ही होंगे, मतलब जितने नंबर ऑफ़ अनायन मिसिंग है उतने ही नंबर ऑफ़ कटायन मिसिंग होगी, तो ये न्यूट्रली रहता है, ठीक है। बट अब यहाँ पे देखो जो हमारा ये है ना फ्रैंकल्स, इसमें ना फ्रैंकलिन वाले में देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, प्लस यहाँ पे जो एक हमारा देखो अनायन है या कटायन है, ये क्या है, इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है, मतलब कुछ दूसरे एटम्स के बीच में चला जाता है अपनी जगह को छोड़ के, ठीक है। अब नीचे तो स्टेटमेंट है, सिंपल सम आयन्स और एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस, ठीक है। अब इसमें क्या है, फ्रॉम नॉर्मल पोजीशन से मिसिंग होते हैं और वो इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर लेते हैं। फिर इनके एग्जांपल हैं NaCl, KCl, KBr और CaCl और NaCl का इनमें ज़्यादा मतलब रहता है ना, कि इसमें पूछा है कि एक बार के क्वेश्चन में आया कि CaCl में कौन से टाइप का हमारा डिफेक्ट आता है, ठीक है। और ये इसके एग्जांपल हो गए फ्रैंकलिन के। फिर मेटल एक्सेस डिफेक्ट का, इन दोनों डिफेक्ट्स के बारे में तो कॉन्सिक्वेंस ही पूछे हैं, बट मेटल एक्सेस में आपको सिंपल पता लग रहा है कि हाँ मेटल का जो है वो एक एटम ज़्यादा हो जाएगा, या फिर हमारा जो नॉन मेटल वाला है पार्ट वो एक कम हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें हमारे पास तो हमें जब भी पूछा गया तो कॉन्सिक्वेंस ही पूछा गया, तो वो देख लेते हैं एक बार, क्योंकि देखो इसमें क्या है ना, कॉन्सिक्वेंस में थोड़ा डिफरेंस है। जैसे कि कंडक्शन तो चलो ठीक है होगा ही, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा मेटल एक्सेस में, और मेटल डेफिशिएंसी वाले में
इलेक्ट्रॉन तो होगा, बट वो कब होगा, जब ये अपना स्टेट चेंज करके +2 में आ जाते हैं कटायंस, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, एक दो चीज़ें क्या है अलग, एक तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरह काम करेगा, मेटल एक्सेस वाला, ठीक है, और ये मेटल डेफिशिएंट वाला, ये पी टाइप की तरह वर्क करेगा। और इनमें क्या है, इनमें एक खास बात है कि ये क्रिस्टल जो हैं ज़्यादातर कलर्ड होते हैं। फिर हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं। सेमीकंडक्टर्स का देखो क्या है कि ऐसे होते हैं कि लो टेम्परेचर पे क्या करते हैं, इंसुलेटर की तरह शो करते हैं बिहेवियर, और कंडक्टर्स की तरह करते हैं हाई टेम्परेचर पे, जब इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है। फिर इंट्रिंसिक होते हैं और कुछ एक्सट्रिंसिक होते हैं। अब इसमें देखो ये टाइप्स हैं, इनमें ये प्योर होते हैं, इनमें हम डोपिंग करते हैं, यानी कि हम कुछ इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं, जैसे कि हम मिलाते हैं इनमें पेंटावेलेंट और टेट्रावेलेंट, 2 टाइप के एटम्स मिला के, फिर हम इसके फर्दर टाइप्स में जैसे एन टाइप और पी टाइप अब हम देख लेते हैं। अब देखो इंट्रिंसिक में क्या होगा ना, नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ़ होल डेंसिटी के बराबर होंगे, बट इनमें या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, ठीक है। अगर देखो एन यानी कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ़ होल से ज़्यादा होगा तो ये एन टाइप हो जाएगा, और नंबर ऑफ़ होल्स अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो ये पी टाइप हो जाएगा, ठीक है। कंडक्टिविटी तो एक्सट्रिंसिक की ज़्यादा ही होती है, क्योंकि हम डोपिंग इसीलिए करते हैं कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। अब देखो एन टाइप में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, मतलब जिनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब क्या होता है ना, जैसे हमारा जो भी, जैसे कि जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये दोनों हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं, तो देखो इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 4, ठीक है। और अगर 4 वैलेंसी है तो इसका मतलब हम अगर इसमें ऐड कर दे रहे हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को, तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, इम्प्योरिटी जो है ये डोनर होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देती है अपने सेमीकंडक्टर को। बट इसमें पी टाइप में क्या होगा, टेट्रावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं हम, और फिर जब डोपिंग के बाद क्या मिलता है हमें, कंडक्टिविटी तो इनकी भी बढ़ जाती है, बट इनमें क्या होता है, जो इम्प्योरिटी होती है ना वो एक्सेप्टर होती है, वो नंबर ऑफ़ होल्स को बढ़ा देती है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स को। इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे और इसमें नंबर ऑफ़ होल ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। फिर अब एक क्वेश्चन में पूछा था कि कटायन का रेडियस इतना है और उस अनायन का रेडियस इतना है, तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर और स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सिंपली आर पॉजिटिव को डिवाइड कर देंगे आर नेगेटिव से, और फिर जो वैल्यू आएगी वो हमारा रेडियस का रेशो हो जाएगा। और जो हमने वहाँ पे टेबल सा देखा था उसके बीच में देखेंगे तो ये किससे, मतलब देखो 0.732 और 1.00 के बीच में आ रहा है, तो मतलब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या हो जाएगा, 8, और जो भी हमारी ज्योमेट्री है वो क्यूबिक हो जाएगी। फिर क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर पॉसिबल है आयंस में या नहीं, तो इसका सिंपल सा आंसर है येस, बिकॉज कोई भी फजान के अकॉर्डिंग कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में जो शेयरिंग है उसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जो है डिस्टॉर्शन होना पॉसिबल है, ठीक है। अब कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक में भी आ जाता है, उसके रीजंस क्या होते हैं। उसका रीज़न पहला होता है कि पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेशन होता है कि एक कटायन की मतलब एक कटायन में कितनी पावर है कि वो दूसरे अनायन को पोलराइज कर सके, ठीक है। और पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन का है कि वो कितना पोलराइज हो सकता है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कितना ज़्यादा वो टुवर्ड्स कटायन दे सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये अनायन था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा शेयर कर दिया इधर इसकी तरफ, कटायन की तरफ, ठीक है। और भी इसका ऑर्डर है सिंपली कि सबसे ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी किसकी होती है, हमारे आयोडीन की, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर्स इंक्रीजिंग पोलराइजेशन। अब इसमें क्या है, जितना छोटा कटायन होगा, मतलब ये जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, जितना ज़्यादा इस पर चार्ज होगा उतना पोलराइजेशन होगा, ये जितना लार्ज होगा उतना पोलराइजेशन होगा, और इसमें जितना नेगेटिव चार्ज होगा उस पर भी पोलराइजेशन डिपेंड करेगा। फिर आता है फिजांस रूल। फिजांस रूल पूछा है पहले, बट यहाँ पे हमने एक बार इसीलिए इसको थोड़ा कर लिया है, पता तो लग गया है कि इसका क्या मतलब होगा, बट इसके देख लेते हैं कि क्या इन्होंने बोला था कि कोवेलेंट कैरेक्टर्स जो है वो किसके द्वारा फेवर किया जाएगा, मतलब कि क्या चीज़ें हैं जो कोवेलेंट कैरेक्टर को इंक्रीज़ करेंगी। वही सेम चीज़, स्मॉल साइज ऑफ कटायन, लार्ज साइज ऑफ एनायन, हाई चार्ज ऑन कटायन एंड एनायन, कटायन हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। अब लेटिस एनर्जी पे आ जाते हैं। लेटिस एनर्जी क्या होगी, वही सिंपल एनर्जी जो कि 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल के बनने में लगती है। अगर गैशियस फॉर्म में आयन्स हमारे प्रेजेंट है और 1 मोल हमारे पास बन रहा है क्रिस्टल, मतलब 1 मोल जो है क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसमें जितनी एनर्जी हमारी रिक्वायर्ड रिलीज होगी ना, वो होगी लेटिस एनर्जी। अब हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये वो एनर्जी है जो कि 1 मोल लेटिस को ब्रेक करने में काम आती है। और सॉल्वेशन एनर्जी डेफिनेशन नहीं लिखी है, आप देख लेना, रीड कर लेना बुक में,
ठीक है। बट ये वो एनर्जी होती है, अगर ये सॉल्वेशन एनर्जी इससे लैटिस से ज़्यादा होती है तब हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है, अदरवाइज़ नहीं होता है। ठीक है। फिर बॉर्न-हेबर साइकिल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब देखो, जैसे ये है, हमने पहले पढ़ा था छोटी क्लासेस में कि हेज़ लॉ होता है ना, अभी उसी पे बेस्ड है। तो अब देखो ये बॉर्न-हेबर साइकिल क्या कहती है कि जो अगर हम कोई लैटिस बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके जो टोटल, जैसे हम अगर इसको वन स्टेप ध्यान पे देखो, जैसे अगर NaCl को हम एक स्टेप पे बना लेते हैं तो जितनी एनर्जी लगेगी वो किसके बराबर होगी अगर हम उसे स्टेप्स में बनाएंगे। तो मतलब अगर हम स्टेप्स में कोई प्रोसेस कर रहे हैं या उसको एक स्टेप में कर दे रहे हैं, वो दोनों एक ही के बराबर होगी। देखो, जैसे हमने NaCl का एग्जांपल यहाँ पे लिया क्योंकि अपनी बुक में यही दिया हुआ है। ठीक है। अब सब्लिमेशन करा है, मतलब हमने इसको क्या करा है, सॉलिड से गैस फॉर्म में चेंज करा है सोडियम को। तो वो जो एनर्जी हमने लगाई वो होगी अपनी सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है। सोडियम क्या कर रहा है, सॉलिड से गैस बन जा रहा है। फिर आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम की, मतलब सोडियम प्लस आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब हमने उसको एनर्जी प्रोवाइड करी तो उसने क्या करा है, एक इलेक्ट्रॉन लीव कर दिया। फिर डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन, इसमें क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन जो है वो Cl2 से टूट के क्या कर दे रहा है, Cl बना दे रहा है। ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब रिलीज़ होगी, अब देखो हमने क्या किया, क्लोरीन जो था वो तो यहाँ पे ब्रेक कर गया, ठीक है, गैशियस फॉर्म में आ गया। ठीक है। और सिंगल एटम प्रेजेंट है, मतलब सिंगल एटम है, गैशियस फॉर्म में है। अब वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास गेन कर लेगा, गेन करके क्या बनेगा, Cl नेगेटिव, और वो कुछ एनर्जी रिलीज़ करेगा जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर अब लास्ट में क्या होगा, जैसे कॉम्बिनेशन होगा ना, जैसे ये दोनों यहाँ तक आ गए हम, अब क्या होगा, ये कंबाइन होंगे और फिर फाइनली NaCl बनाएंगे। तो अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा तो उस टाइम पे हमारी कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी, लैटिस एनर्जी, वही एनर्जी जो हमने अभी थोड़ी देर पहले करी थी। ठीक है। तो देखो, अब यही है साइकिल, सिंपल। देखो, Na का सब्लिमेशन हो रहा है, सॉलिड से गैस बन रहा है, फिर इसको हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के Na पॉजिटिव बन जा रहा है। क्लोरीन क्या कर रहा है, डिसोशिएट हो रहा है, यहाँ पे D/2 लेना है हमेशा याद से, क्योंकि ये जो है ना, अगर हम इसको लिखेंगे तो ये, अगर देखो ये क्या है ना, जो D है ना, ये Cl2 के लिए है, बट हमें सिर्फ एक क्लोरीन का ले रहे हैं तो यहाँ पे D/2 आ जाएगा। ठीक है। ये एनर्जी प्रोवाइड करी तो क्लोरीन क्या आ गया, गैस फॉर्म में आ गया। अब क्लोरीन को फिर हमने क्लोरीन ने अब फर्दर एनर्जी रिलीज़ करी और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। ठीक है। अब हमारा Na और Cl नेगेटिव थोड़ी एनर्जी रिलीज़ करेंगे जिसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं, वो रिलीज़ करके NaCl बना लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या रह गया है कि AgBr, AgCl, Agi आर insoluble in H2O while AgF is soluble। ओके। तो इसमें तो ये तो ऐसा कोई थ्योरी वाला क्वेश्चन का आंसर है इसमें, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर का रोल है, अगर जो कोवेलेंट जिनमें मतलब पोलर एक दूसरे को वो करेंगे, डिज़ोल्व होंगे, नॉन पोलर नहीं होंगे, वही वाला है लाइक वाला सिस्टम। ठीक है। फिर इसको रीड कर लेना आप एक बार। ठीक है। नाउ अब चलो मैं बता देती हूँ। देखो, जैसे ये है ना, ये जो है अपना AgF, ये क्या करेगा, देखो जो अपना AF है ना, ये आयनिक नेचर का है। ठीक है। क्योंकि ये सब जो है ज़्यादा जल्दी मतलब ये पोलर थोड़े ज़्यादा होते हैं, ये कम पोलर होता है, तो ये सोल्यूबल होता है इसीलिए। अब है फेवरेबल फैक्टर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। इसमें सिंपली लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी अगर कैटायन की, मतलब जो हमारा पॉजिटिव आयन है ना, वो जितनी जल्दी एनर्जी रिलीज़ करेगा उतना ही मतलब जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, जितनी कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, उतना ज़्यादा फेवरेबल होगा हमारे आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है। फिर हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है हमारे पास एटम है ना, वो जल्द से जल्द कर ले और जल्दी से हमारा अनायन बन जाए। मतलब जैसे क्लोरीन में था ना, अब देखो क्लोरीन में था ना, इसने हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसने कुछ रिलीज़ करी। ठीक है। अब ये जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज़ करेगा ना, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे Cl है, यहाँ पे कुछ और होता, अगर मान लो Cl की जगह कुछ भी होता, उसकी जितनी ज़्यादा वो एनर्जी रिलीज़ करता ना इलेक्ट्रॉन गेन करने पे, उतना ज़्यादा ही वो क्या करता, आयनिक होता। ठीक है। लो पोलराइजेशन, मतलब कि पोलर बॉन्ड्स कम हो, वही जो पोलर बॉन्ड हमारा हमने देखा अभी इतनी देर से देख रहे थे,
पोलराइजेशन कम हो, डिस्टॉर्शन कम हो, उतना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा। फिर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, मतलब जो भी दो अनायन और कैटायन है या हमारे पास जो दो एटम्स हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए, उससे हमारा जो आयनिक बॉन्ड है वो बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर कैलकुलेशन फॉर ओके, इसका रेडियस रेशो का कैलकुलेशन करना है हमें ट्राइगोनल साइड के लिए। अब इसमें देखो थोड़ा सा तो कॉम्प्लेक्स है ये, बट इसमें सिंपल समझने वाली बात है बस। इसका डायग्राम अगर बन गया ना तो बहुत इजी हो जाएगा। देखो 3 हमने लिए हमारे स्फीयर्स यानी कि एटम्स, ठीक है, उनके रेडियस को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, बीच में हमारा जो भी साइट है वहाँ पे हमारा लगा होगा दूसरा एटम। अब ये देखो हमने एक जो है ट्राइंगल बना लिया, ठीक है, ये क्या है R, यहाँ से यहाँ तक R और ये 2R, ठीक है, वो हमने लिख लिया। मैं यहाँ लिखा हुआ है, इसको एज इट इज़ बता देती हूँ। जैसे देखो ये AC जो है हमारा R नेगेटिव के बराबर है, इतना तुम्हें पता है ना कि AC R नेगेटिव के बराबर होगा, क्योंकि AD का हाफ जो है वो R नेगेटिव है, ठीक है, इसके रेडियस के बराबर होगा। फिर R पॉजिटिव प्लस R, अब जैसे यहाँ देखो R पॉजिटिव प्लस ये R नेगेटिव, ठीक है, इसके बराबर होगा AB। अब हमें AB पता है, AC पता है, तो हम BC निकाल लेंगे, चाहे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, चाहे हम cos 30 की वैल्यू डाल के जैसे भी निकालना चाहे निकाल लें, और फिर इसको करेंगे हम, बेसिक से स्टेप्स हैं तो करके हमारी आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू पुट करी इनकी सबकी, फिर इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करा और मॉडिफाई करके हमारे पास ये आ गई वैल्यू। ऐसे ही हमारे पास आगे दूसरे की भी आ सकती है, बट अभी हमारे जो क्वेश्चंस आए थे उसमें यही पूछा था, तो ये एडिशनल है, जस्ट थोड़ा बहुत रिमाइंड करने के लिए। फिर H बॉन्डिंग, ये तो हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं बचपन से, 12th क्लास से। वही है सिंपल कि जब दो मतलब एक H का एटम यानी हाइड्रोजन का एटम और कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि हमारा फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, उनके बीच में जो भी थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होगा ना, फोर्स मतलब जो फोर्स लगेगी अट्रैक्शन वाली, उसको हम H बॉन्डिंग कह देते हैं, ठीक है। इसकी कंडीशंस क्या हैं? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए दूसरा, ठीक है, और स्मॉल साइज़ होना चाहिए उस एटम का, सिंपल 2 ही कंडीशंस हैं। अब देखो इसमें हम 2 टाइप से कह सकते हैं कि 2 टाइप्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब इसमें देखो ये ध्यान से देखना कि ये उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटरमॉलिक्यूलर, यहाँ पे देखो 2 NH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, 2 NH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, और इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होता है, जो एक मॉलिक्यूल के अंदर ही बन रहा है। जैसे यहाँ पे O नाइट्रोफिनॉल में देखो नीचे से इसको हम हटा देते हैं, जैसे इसके ऊपर से देखो यहाँ पे ये जो है हमारे पास यहाँ पे बन रहा है बॉन्ड, ये रहा, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, ये हमारा जो बॉन्ड है रेड वाला, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में। ये है, ये अपना O नाइट्रोफिनॉल है, इसी का ये NO यहाँ आ गया, NO ये रहा, O और H इसी के 2 पार्ट हैं, मतलब ये दूसरा मॉलिक्यूल नहीं है, ये इसी के अंदर ही आपस में इसने क्या बना लिया है, H बॉन्डिंग कर ली है, ठीक है। ये होती है अपनी इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब हमारा ये वाला तो यूनिट हो चुका है कंप्लीट। अब अगर आपको आगे कोई और वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट, बट अभी तक तो मैंने इतना ही डाला है, और आई विल ट्राई कि ऑर्गेनिक का भी अगर हो सके तो मैं वीडियो बना के डाल दूँ। और जो हमारा लास्ट वाला यूनिट है जिसमें थर्मोडायनामिक्स है और गैसियस स्टेट है, उसका भी अगर टाइम मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो, बट अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो यू कैन कमेंट। तो गाइज़ इतना ही था आज के लिए। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर से।